स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो परीक्षा टेट की हो या फिर वो लेखपाल की हो या फिर वो यूपीपी की हो, यूपीएसआई की हो, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उसमें यदि हिंदी है तो हिंदी का यह महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। साथ रहे टीजीटी और पीजीटी वाले, उनके लिए तो स्पेशली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी पेपर सेट आपने टीजीटी या पीजीटी के देखे होंगे, यूपीपी या यूपीएसआई के देखे होंगे, या फिर आपने टेट के देखे होंगे या फिर सुपर टेट के देखेंगे, आप उसमें देखेंगे कि छंद एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सामने नजर आता है। उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो उन पेपरों में बनते हैं। तो आइए हम लोग छंद को खूब विस्तार से और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। आइए, छंद। छंद को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वास्तव में जो छंद शब्द है वो किस तरीके से बना है। आइए देखते हैं। ये जो छंद शब्द है भैया, छंद शब्द छम तथा दा से बना है। बना है छंद शब्द छम धन दा से बना है, जिसमें छम का अर्थ होता है समुचित आकार। क्या होता है भैया? समुचित आकार। समुचित आकार। और दा का अर्थ होता है भैया देने वाला। देने वाला अर्थात समुचित आकार देने वाला। अर्थात क्या भैया? समुचित आकार देने वाला। अर्थात इसके हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ होगा समुचित आकार देने वाला। समुचित आकार देने वाला। समुचित आकार देने वाला। यदि हम इसके शाब्दिक आधार पर ही इसके सामान्य परिभाषा का निर्माण करें तो इसकी सामान्य परिभाषा क्या हो जाएगी? सामान्य परिभाषा वह काव्य जो समुचित आकार देने वाला हो, वह काव्य जो समुचित आकार देने वाला हो, छंद कहलाता है। छंद कहलाता है। यह तो इसकी सामान्य परिभाषा हुई। यदि इसकी विशिष्ट परिभाषा यानी वास्तविक परिभाषा की हम बात करें तो इसकी वास्तविक और विशिष्ट परिभाषा क्या है? वास्तविक व विशिष्ट परिभाषा
विशिष्ट परिभाषा। वर्णों एवं मात्राओं की गणना वर्णों एवं मात्राओं की गणना मात्राओं की गणना गणना यति गति लय तुक यति गति लय तुक आदि के विशेष नियमों से आदि के विशेष नियमों से बंधी रचना को छंद कहते हैं। छंद कहते हैं। ध्यान रहे, यदि आपसे पूछा जाए कि जो छंद शब्द है वो किन दो शब्द खंडों के योग से बना हुआ है, तो वो है छम धन दा, जिसमें छम का अर्थ है समुचित आकार तथा दा का अर्थ होता है देने वाला। अर्थात यदि इन शब्दों के आधार पर इसके जो शाब्दिक अर्थ है उस शाब्दिक अर्थ को समझें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है समुचित आकार देने वाला। और इन्हीं शब्दों के आधार पर यदि इसकी सामान्य परिभाषा का हम निर्माण करें तो सामान्य परिभाषा इसकी क्या है कि वह काव्य जो समुचित आकार देने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। किंतु ध्यान रहे, यदि इसकी हम लोग वास्तविक परिभाषा समझें, इसकी विशिष्ट परिभाषा को समझें, जो इसकी मूल परिभाषा है, तो मूल परिभाषा इसकी क्या है, तो वर्णों एवं मात्राओं की गणना, वर्णों एवं मात्राओं की गणना यति गति लय तुक आदि के जो विशेष नियमों से बधी हुई रचना होती है, आदि के विशेष नियमों से जो बधी हुई रचना होती है, उसी रचना को हम क्या कहते हैं भैया, तो उसी रचना को हम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अगर यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, किंतु ध्यान रहे यह परिभाषा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परिभाषा यदि आपको याद है तो आप इनके अंगों को भली बात समझ सकते हैं। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की चीजों की चर्चा करता हूं आपसे। चलिए आगे समझते हैं। आगे ये जो मैंने आपको परिभाषा दे रखी है, इसकी वास्तविक परिभाषा, इस वास्तविक परिभाषा को आप ध्यानपूर्वक समझें। यदि यह वास्तविक परिभाषा आपके दिमाग में चलती है तो बहुत ढेर सारे प्रश्नों के जवाब आपको इसी परिभाषा से ही मिलने वाले हैं। जैसे एक प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये वर्णों है भैया। यदि आपसे पूछ लिया जाए छंद के अंग, क्या भैया? छंद के अंग पूछा जाए कि छंद के कितने अंग होते हैं, तो छंद के वास्तव में 6 अंग होते हैं। कितने? 6 अंग होते हैं। ये जो 6 लिखा गया, 6, यही शुद्ध 6 है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग 6 इस तरीके से लिख देते हैं, ये
ध्यान रहे यह छ लिखने का तरीका गलत है। वर्तनी शुद्धि के दृष्टिकोण से अर्थात मानक अंकों की जो श्रृंखला बनाई गई है हिंदी में, उसमें शुद्ध छ यही माना जाएगा। ठीक है, यह वाला गलत रूप है और यह वाला ही सही रूप है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वर्तनी शुद्धि की कोई स्पेशल क्लास नहीं चलती है। जब हम चीजों को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो और वहीं पर हम शब्दों को बारीकी से समझते हुए चलें तो हमारी वर्तनी अपने आप शुद्ध हो जाती है। चलिए अंगों पर चर्चा करते हैं। इसके जो 6 अंग हैं, उन 6 अंगों को हम विस्तार से समझते हैं। इन 6 अंगों में ध्यान रहे आपको, जो पहला अंग है वो पहला अंग क्या है भैया? वर्णों एवं मात्राओं की गणना। अर्थात वो पहला अंग क्या है? वर्ण एवं मात्रा। पहला अंग क्या हो गया? वर्ण एवं मात्रा। वर्णों एवं मात्राओं की गणना यति। यति क्या है? यति इसका भैया दूसरा अंग है। दूसरा अंग क्या है? यति। इसी यति को ही हम क्या कहते भैया? विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। इसका जो तीसरा अंग है, वो तीसरा अंग क्या है भैया? तो वह तीसरा अंग है गति। क्या भैया? गति। या आप इसी को कह सकते हैं लय, या आप इसी को कह सकते हैं प्रवाह। क्या कह सकते हैं? प्रवाह। इसका जो चौथा अंग है, वह चौथा अंग इसका क्या है? तो इसका चौथा अंग होता भैया तुक। इसी तुक को ही हम तुकांत भी कहते हैं। जिन शब्दों के साथ यानी प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द या वर्ण यदि दूसरी पंक्ति के अंत में आ जाए तो उसे ही हम तुक या तुकांत कहते हैं। रैमिंग वर्ड आपने सुना होगा अंग्रेजी में, ठीक वही रैमिंग वर्ड को ही हम तुक या तुकांत कहते हैं। आगे मैं इसकी विस्तार से व्याख्या आपसे करूंगा, चिंता ना करिए, आप इन चीजों को पहले समझते हुए चलिए। इसमें जो पांचवा अंग माना गया है, वह पांचवा अंग है गण भैया। क्या है? गण। पांचवा अंग क्या है? गण है। और इसका जो छठा और अंतिम अंग है, उसे हम पद भी कहते हैं, पाद भी कहते हैं, चरण भी कहते हैं और पंक्ति भी कहते हैं। पंक्ति भी कहते हैं। तो ये आपके इस 6 के 6 अंग हो गए। इसमें पहला अंग जो होता है वो वर्ण एवं मात्रा माना गया है। इसमें जो दूसरा अंग है वह यति और विराम है, यति को हम विराम कहते हैं। तीसरा अंग गति, लय या फिर प्रवाह होता है। जो चौथा अंग है उसे तुक या तुकांत कहते हैं। इसका जो पांचवा अंग है उसे हम गण कहते हैं। इसका जो छठा अंग है उसे हम पद, पाद, चरण या फिर पंक्ति कहते हैं। और ये चीजें कहीं और से नहीं आई हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको इस परिभाषा से मिली है। देखिए यहीं पर दिया है वर्णों एवं मात्राओं की गणना, तो वर्ण एवं मात्रा हो गया। यहीं पर यति दिया गया है, यहीं पर गति और लय दिया गया है, यहीं पर तुक दिया गया है। और आपको पता है कि मात्रिक और वर्णिक 2 प्रकार के छंद होते हैं। तो मात्रिक छंद जो होता है, उस मात्रिक छंद का निर्धारण तो हम मात्राओं के आधार पर कर लेते हैं, किंतु जो वर्णिक छंद होता है उसका निर्माण हम गणों के आधार पर करते हैं, इसलिए गण हो गया। और ये जो छंद लिपिबद्ध होते हैं वे या तो पदों में लिपिबद्ध होते हैं, और हम पद को ही पाद कहते हैं, और पाद को ही हम चरण कहते हैं। पाद को ही हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। और इसी का परिवर्तित प्रतिरूप जो होता है वो पंक्ति होता है। हालांकि इस चरण में और इस पंक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है, वह अंतर भी मैं आपको
अगले क्रम में स्पष्ट करूंगा। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की व्याख्या मैं अगले क्रम में करता हूं। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए भैया, अब हम लोग इसके एक एक अंग पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ण एवं मात्रा को समझते हैं। ये वर्ण और मात्रा क्या है, हेडिंग आप बना लें, वर्ण एवं मात्रा। जब तक आप इनको समझ नहीं पाएंगे तब तक आप छंद को समझ नहीं पाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस वर्ण को। वर्ण, परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। यह तो इसकी सामान्य परिभाषा हुई, जबकि इसकी विशिष्ट परिभाषा क्या है? वास्तव में भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है और लिखित इकाई वर्ण होती है। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते भैया? वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने कहा अ, तो जब मैंने अ बोला तब वो क्या है? तब वो भैया ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। क्योंकि आपने लिखा ना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक मतलब होता बोलने वाली, तो जो मौखिक इकाई है वह क्या है? वह ध्वनि होती है। और जब इसी ध्वनि को हम क्या करते हैं? लिपिबद्ध करते हैं, अर्थात लिख देते हैं, तो वही क्या बन जाता है? वही वर्ण बन जाता है। मैंने आ बोला, तो मैंने आ बोला, ये क्या है? ध्वनि। और मैंने आ लिख दिया, अब ये क्या हो गया? तो भैया यह ही आपका वर्ण हो गया। बात समझ में आई? चलिए, अगले क्रम में इसमें मात्रा लिखी गई है। भाई मात्रा किससे कहते हैं? आप समझिए, मात्रा किससे कहते हैं? यदि हम मात्रा के परिभाषा की बात करें तो मात्रा की परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा इसकी क्या है? यदि सामान्य सी बात पूछ ली जाए, भाई मात्रा किसे कहते हैं, तो ये तो दिमाग में आता है कि छोटे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है। किंतु यदि उसे शब्दों में पिरोने की बात हो, उसको परिभाषित करने की बात हो, तो उसकी परिभाषा कैसे बनती है हम वो समझते हैं। क्योंकि वास्तव में किसी भी मात्रा का जो निर्धारण होता है वह उच्चारण के आधार पर होता है। मैंने कहा कि, इसका मतलब यह हुआ कि का पर छोटी ई की मात्रा लगानी है। मैंने कहा कि, यानी कि यहां पर बड़ी की मात्रा लगानी है। मैंने कहा कु, इस पर छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। मैंने कहा कु, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो मैं जो बोल रहा हूं और उसको बोलने में जो समय लग रहा है, उसी के आधार पे हम ये समझ पा रहे हैं कि इसमें छोटा वाली मात्रा या बड़ा वाली मात्रा, इसमें छोटी की मात्रा, बड़ी, किस मात्रा का निर्धारण इसमें हमें करना है। तो उसी आधार पर इसकी परिभाषा क्या है कि स्वर वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले
लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। जैसे, ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको उदाहरण बताया ना, मैंने कहा कि से यह स्पष्ट है कि का जो वर्ण है, इस का वर्ण पर जो मात्रा लगनी है वो छोटी ई की मात्रा लगनी है। मैंने कहा कि, तो अब की के बोलने में समय ज्यादा लगा ना, तो अर्थात इसमें कौन सी मात्रा लगनी है? बड़ी ई की मात्रा लगनी है। तो ये छोटी ई बड़ी ई की जो मात्रा लग रही है, या छोटा या बड़ा आ की जो मात्रा लग रही है, ये मात्रा का निर्धारण उस स्वर वर्ण को बोलने पर जो समय लग रहा है, उसी समय को ही हम क्या कह देते हैं? तो उसी समय को ही हम मात्रा कह देते हैं। अर्थात स्वर वर्णों के उच्चारण में, अर्थात बोलने में जो समय लगता है, उसी समय को ही हम क्या कह देते हैं? तो उसी समय को ही हम मात्रा कह देते हैं। भैया क्या कहते हैं? मात्रा। ये बात भी शायद आपकी समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जो दूसरा अंग है, उस दूसरे अंग पर चर्चा करते हैं हम लोग। लिखिए आप इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब मैं आपको समझा रहा हूं उस समय आप चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा पूरा मौका देता हूं। तो आप नोट्स का जो निर्माण करते हैं, उस नोट्स का निर्माण आप बाद में करें। जो नोट्स बना रहे हैं वो बाद में बनाया करें, क्योंकि सबसे पहले जब मैं आपको समझा रहा हूं तो चीजों को आप समझिए, और जब स्क्रीनशॉट लेने की बारी आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें और लास्ट में आप नोट्स बनाने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा अंग था, वो दूसरा अंग क्या था? तो दूसरा अंग है भैया यति। क्या भैया? यति। इसी यति को ही हम क्या कहते हैं? तो इसी यति को ही हम विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम। इसका जो सिंबल है, इसका जो चिन्ह है, इसका जो प्रतीक है, वह यह आकृति होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी आकृति को ही हम भैया यति कहते हैं। बात समझ में आई? जब भी हम काव्यगत कोई पंक्ति पढ़ते हैं, तो काव्यगत पंक्ति पढ़ने पर आप देख रहे होंगे मध्य में ऐसे ही एक चिन्ह लगा होता है और वो क्रम आगे बढ़ जाता है। फिर जो दूसरी पंक्ति होती है, आपने दोहे में अक्सर इसको देखा होगा, उसमें यहां फिर ये ऐसा यत लगा होता है और फिर वो आगे होकर के ये उसकी स्थितियां दिख जाती हैं। बात समझ में आई? ये क्या है? यति। अच्छा, ये लगता क्यों है? तो यति का अर्थ क्या होता है भैया? विराम होता है। क्या अर्थ होता है? विराम। जब भी आप काव्यगत किसी पंक्ति को पढ़ते हैं, जब भी आप किसी काव्यगत पंक्ति को पढ़ते हैं, तो आपकी जो स्वर तंत्रियां होती हैं, जहां पर रुकती हैं, कुछ समय के लिए ठहरती हैं और पुनः वो आगे की तरफ बढ़ती हैं, उस स्थान को ही हम क्या कहते हैं? तो उस स्थान को ही भैया यति कहा जाता है। यति। जैसे आप समझ सकते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग। यही चीज स्पष्ट हो जाएगी भैया, यही ये बात स्पष्ट हो जाएगी। ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश करें कि यति क्या होता है और यति पंक्ति के अंतर्गत लगाया क्यों जाता है। तो ये क्या है? यही भैया यति है, यही यति है। आप पढ़ के इसको देखें, स्वरबद्ध पढ़ के देखें तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग
तो आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो यहां की स्थिति देख रहे हैं, यहां पर स्वर तंत्रियां थोड़ा सा झुक रही हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो जहां पर स्वर तंत्रियां आपकी कुछ समय के लिए ठहरती हैं, रुकती हैं, विराम लेती हैं, वह स्थानीय क्या कहलाता है? तो वह स्थानीय भैया यति कहलाता है। बात समझ में आई? यदि हम इसे परिभाषाओं के माध्यम से परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं, जहां पर हमारी स्वर तंत्रियां, जब भी हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियां जहां पर कुछ समय के लिए ठहरती हैं, उस स्थान को ही यति कहा जाता है। क्या लिखेंगे आप? यहां लिख लेते हैं परिभाषा। जब किसी काव्य को स्वरबद्ध पढ़ा जाता है तो हमारी स्वर तंत्रियां जिस स्थान पर कुछ समय के लिए ठहरती हैं उसे यति कहा जाता है। आई होप ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम इसके अगले अंक पर चर्चा करते हैं। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो तीसरा अंग है भैया, तीसरा अंग क्या है? तो इसका तीसरा अंग है गति। तीसरा अंग क्या है भैया? गति। गति या इसी को हम क्या कहते हैं? लय। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। गति या लय का मतलब क्या होता है भैया? प्रवाह होता है। आपसे पूछे गति या फिर लय का अर्थ क्या होता है? तो गति या लय का अर्थ होता है भैया प्रवाह। जब हम काव्यगत किसी पंक्ति को पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रवाह होता है, अगर वो प्रवाह उसमें से निकाल दिया जाए तो वो जो रचना हो जाए वो निष्प्राण और निस्तेज हो जाती है। इसीलिए इस गति और लय को हम क्या कहते हैं? प्राण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्राण तत्व कहते हैं। क्यों? अगर ये प्रवाह, इसका लय, इसकी गति खत्म कर दी जाए तो वो जो रचना होगी वो निष्प्राण होकर के खराब हो जाएगी। एकदम से आप देखिए, नॉर्मल वे में आप इन चीजों को समझ के देखिए, एकदम से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको
दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए। ये काव्यगत पंक्ति है। अब आप इसको, इसमें से प्रवाह, इसमें से लय, इसमें से इसकी गति को खत्म कर दीजिए, आप खत्म कर दीजिए, गति ना हो। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। आपने क्या किया कि आपने इस पंक्ति से गति निकाल दिया, लय निकाल दिया, यानी उसका प्रवाह शून्य कर दिया। और प्रवाह के शून्य होते ही यह अपना जो वास्तविक स्वरूप था वो इसका खत्म हो गया, यानी प्राण तत्व ही इसका निकल गया। अब इसमें प्राण तत्व भरिए, ये देखिए रचना भी जीवंत हो जाएगी। स्वरबद्ध आप इसे पढ़ के देखिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। तो आपने देखा कि जब आपने इसे स्वरबद्ध पढ़ा तो यही पंक्तियां जीवंत हो गईं, इसी में वो आकर्षण उत्पन्न हो गया, इसे सुनने में कर्णप्रिय लगने लगा। और जब मैंने इसमें से इसकी गति, इसके लय, यानी इसके प्रवाह को मैंने निकाल दिया तो यही रचना एकदम निष्प्राण और निस्तेज लग रही थी। तो आप कह सकते हैं गति या लय, ये इसका कितना, कौन सा प्रकार था भैया? तो इसमें ये क्या है, इसका तीसरा अंग है। तीसरे अंग की हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो शायद ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें और इसके चौथे अंक की मैं चर्चा करता हूं आपसे। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट भैया? चलिए चौथे अंक की चर्चा करते हैं। चौथा अंक मैंने बताया था आपको, तुक। क्या भैया? तुक। तुक समझते हैं। ये तुक इसका चौथा अंग है। इसे तुक भी कहते हैं या इसी को हम तुकांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तुकांत कह सकते हैं। तुकांत, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, काव्यगत पंक्ति के अंतिम शब्द या वर्ण का दूसरी पंक्ति के अंत में आना ही तुक या तुकांत कहलाता है। तुकांत कहलाता है, तुक या तुकांत कहलाता है। मैंने क्या कहा? काव्य की कोई पंक्ति है, उस काव्य की पंक्ति में जो अंतिम शब्द या वर्ण आता है, अगर वही अंतिम शब्द या वर्ण दूसरी पंक्ति के अंत में भी आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम तुक या तुकांत कहते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। अब आप देखिए, यहां पर भी गा और रा है और यहां पर भी गा और रा है। यह प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द है
और ये दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है। जब ऐसी स्थिति किसी काव्यगत स्थिति कभी किसी काव्य में बनती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम भैया तुक कहते हैं, या इसी को हम तुकांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तुकांत कहते हैं। मैंने क्या कहा? किसी काव्यगत पंक्ति के अंतिम शब्द या वर्ण का दूसरी पंक्ति के अंत में आने की प्रक्रिया को ही हम तुक या तुकांत कहते हैं। तुक या तुकांत कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए, पांचवा अंग क्या है? पांचवा अंग है भैया गण। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं इसका पांचवा अंग। इसका पांचवा अंग क्या है भैया? तो इसका पांचवा अंग है गण। गण, ध्यान से समझिए। वास्तव में इन गणों का जो प्रयोग होता है, उन गणों का प्रयोग हम लोग वर्णिक छंद में करते हैं। एक गण के अंतर्गत 3 वर्णों का प्रयोग होता है और कुल गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। इन गणों का निर्धारण जो होता है वो गण सूत्र के आधार पर होता है। हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गणसूत्र। गणसूत्र, तो गणसूत्र क्या है? गणसूत्र है भैया यमाता राजभान सलगा। ये क्या भैया? ये आपका गणसूत्र है। क्या भैया? गणसूत्र है। इन्हीं के आधार पर गणों का निर्धारण होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? गणसूत्र कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक गण में वर्ण कितने होते हैं? प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो लिखेंगे एक गण में 3 वर्ण होते हैं। 3 वर्ण होते हैं। 3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण भैया? 3 वर्ण होते हैं। देखिए, जैसे आपको यंगण बनाना है तो य माता 3 वर्ण हुआ। 3 वर्णों का 3 वर्णों के योग से बनेगा। और दूसरा बनाना है मातरा, तीसरा बनाना है तराज, चौथा बनाना है राजभा, पांचवा बनाना है। तो आप ऐसे ही यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ऐसे ही आप 8 गणों का निर्माण करते हैं। कितने? 8। तो अगला क्रम आप इसी में लिखेंगे गणों की कुल संख्या, गणों की कुल संख्या 8 होती है। आठ होती है। कितनी होती भैया? 8 होती है। ठीक, आई होप ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि गण किसे कहते हैं, गण का निर्माण कैसे होता है, गणसूत्र किसे कहते हैं। हालांकि इस पर मैं और विस्तृत व्याख्या आपको दूंगा जब मैं आपको वर्णिक छंद पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें, गणसूत्र किसे कहते हैं? तो यमाता राजभान सलगा यह गणसूत्र है। एक गण में कितने वर्ण होते हैं? तो एक गण में 3 वर्ण होते हैं। गणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो गणों की कुल संख्या 8 होती है। बात समझ में आई? कितनी संख्या होती भैया? 8 होती है। चलिए अब हम लोग इसके छठे अंग की चर्चा करते हैं। इसका जो छठा अंग है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? चलिए, इसका जो छठा अंग है वो छठा अंग क्या है भैया? इसका छठा अंग है पद। छठा अंग, इसी को हम पद कहते हैं।
पाद कहते हैं, चरण कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। वैसे इस चरण में और इस पंक्ति में अंतर होता है, लेकिन मैंने सामान्यतः कई पुस्तकें देखी जिसमें इन सबको एक बता दिया गया है। यह बात सत्य है कि पद, पाद और चरण ये तो एक ही होते हैं, किंतु ये जो चरण और ये पंक्ति है ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। देखो कैसे, देखो भैया, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां से लेकर के यहां तक जो आपको दिख रही है ये क्या है? तो यह एक पंक्ति है। क्या है? पंक्ति। क्या है? पंक्ति है। किंतु अब ध्यान दीजिए इसे, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? तो ये एक चरण है। क्या है? ये क्या भैया? चरण है। आप इसी को चरण भी कह सकते हैं, इसी को पद भी कह सकते हैं और इसी को पाद भी कह सकते हैं। ठीक, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? तो भैया यह एक पंक्ति है। और यहां से लेकर के यहां तक जो है, यहां तक ये क्या है? ये एक चरण या पद या फिर पाद है। दोहे में आप देखेंगे, दोहे में यहां से लेकर के यहां तक एक पंक्ति होती है और बीच में यति के साथ निर्धारण किसका होता है? चरणों का निर्धारण होता है या पद या पादों का निर्धारण होता है। आई होप ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं कल करूंगा, किंतु जाते जाते मेरा एक छोटा सा प्रश्न, उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न मेरा यह है, उस प्रश्न को नोट करेंगे आप। पहला प्रश्न मेरा यह है भैया कि गति का क्या अर्थ है? गति का अर्थ, गति का अर्थ आपको बताना है। दूसरा, आपको छंद का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है? छंद का निर्माण। दूसरा है छंद का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है? से हुआ है। इन दो प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। यदि आपने इन चीजों को पढ़ा है, इन चीजों को समझा है, तो आप इन दो प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है मेरा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।